Hello everyone. So here we are again to proceed ahead with the questions that I had been telling you about. In today's lecture, we are going to practice questions from chapter 1, some basic concepts of chemistry, snipped out straight from the NCERT book. So let's proceed ahead. Okay, so boys and girls, as you can see, the first question on board is calculate the molarity of NaOH in the solution prepared by dissolving its 4 grams in enough water to form 250 ml of the solution. जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि हमें इस क्वेश्चन में मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को देखा है तो डेफिनेटली आपको याद होगा कि मोलैरिटी का जो सिंबल है वो है कैपिटल M। ये हमें निकालनी है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा डायग्रामेटिक इसको बना लें, हमें वाटर में डिसॉल्व करना है NaOH। NaOH के 4 ग्राम्स गिवन है, 4 ग्राम्स, और जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी फाइनल वॉल्यूम कितनी बन जानी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 250 ml। तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है? NaOH यहाँ सॉल्यूट के रोल में है। सॉल्यूट के मास को हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सॉल्यूट का मास हो गया 4 ग्राम्स। सॉल्यूशन की फाइनल वॉल्यूम कितनी दिख रही है वहां पर? 250 ml। अब ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है जिसमें ये सारे सिंबल्स कंबाइन हो जाते हैं? मोलैरिटी का जो एक्सपेंडेड एक्सप्रेशन था W/m डैश इंटू 1000/3। यहाँ वॉल्यूम ml में रखेंगे तभी यहाँ पर 1000 है, ताकि वो लीटर्स में कन्वर्ट हो जाए वॉल्यूम। तो पुटिंग द वैल्यूज, 4 NaOH का मोलर मास होता है 40 इंटू 1000/250। 250 से 4 टाइम्स चला जाएगा 1000 and 4 10s are 40. So molarity of this solution is gonna be 0.4 mole per liter, and that is what we needed. That's why we are boxing it. So this is it. बहुत सिंपल ये क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। आगे बढ़ते हैं। The next question that we have in line, the density of 3 molar solution of NaCl is 1.25 gram per ml। थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको। डायग्राम के थ्रू चीज़ें थोड़ी प्रैक्टिकल लगती हैं तो ज़्यादा इजीली फिगर आउट हो जाता है कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है और हमें निकालना क्या है। देखिए, बेसिकली ये सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी हमारे पास है और NaCl है, इसमें NaCl रिजॉल्व किया गया है और मोलैरिटी है इसकी सॉल्यूशन की 3 मोलर, 3m। m मीन्स मोलैरिटी दी हुई है मोल पर लीटर, और डेंसिटी गिवन है डेंसिटी इक्वल टू हाउ मच? 1.25 ग्राम पर ml। हमें निकालना क्या है? हमें निकालनी है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का सिंबल होता है स्मॉल m। सिंबल लिख लिया कीजिए, जो भी क्वांटिटी आपको कैलकुलेट करनी है उसका सिंबल लिख लिया कीजिए, बिल्कुल एक्यूरेट। और मोलैरिटी दे रखी है यहाँ पर कितनी? 3m। सॉल्यूशन था NaCl का। अब देखते हैं कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे हम रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन किस तरह कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है हम उसको थोड़ा एलैबोरेट करके एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे। लाइक इट हैज बीन मेंशन्ड 3m सॉल्यूशन, कैन वी से कि ये 3 मोल पर लीटर है? जी हाँ, बिल्कुल, मोल पर लीटर को ही एब्रिविएट करके कैपिटल M लिखा जाता है मोलैरिटी में। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 मोल्स
of NaCl dissolved in how much? 1 liter of water. तो लीटर को मैं ml में कर देता हूं थोड़ा फ्यूचर को देखते हुए. 1000 ml वाटर या सॉल्यूशन. मोलैरिटी क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो ये जो वॉल्यूम यहाँ पर है पर लीटर, मेक श्योर कि ये आप सॉल्यूशन की वॉल्यूम कंसिडर करते हुए आगे बढ़े. सॉल्यूशन. अब हमें निकालनी है मोलैलिटी. तो मोलैलिटी का क्या सिंबल है? स्मॉल m. और इसका एक्सपेंडेड एक्सप्रेशन W अपॉन m डैश इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W. अब हमें देखना यह है कि इसमें से क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें प्रोड्यूस करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट. स्मॉल w इज द मास ऑफ द सॉल्यूट. हमारे पास भले ही मास नहीं है बट मोल्स हैं सॉल्यूट के. और कैपिटल W इसमें है मास ऑफ सॉल्वेंट. हमारे पास सॉल्वेंट का मास नहीं है, हमारे पास सॉल्यूशन की वॉल्यूम है. तो हमें सॉल्वेंट का मास किसी भी तरह प्रोड्यूस करना पड़ेगा. देखते हैं कैसे करते हैं. और m डैश सॉल्यूट है NaCl. m डैश हम जानते हैं 58.5 है. हमारे पास इनडायरेक्टली स्मॉल w है और डायरेक्टली मैं कहूँ कि 3 मोल्स को हम W अपन m डैश की जगह डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं. तो हमें करना ये होगा कि हमें इसमें सॉल्वेंट का मास लाना है. तो हमें पहले सॉल्यूशन की वॉल्यूम को सॉल्यूशन के मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट? देखिए डेंसिटी गिवन है तो इसका हम भरपूर यूज यहाँ पर करेंगे. सब जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो मास इक्वल टू हो गया, वॉल्यूम है 1000 ml और डेंसिटी है हाउ मच? 1.25. तो ये हो गया मास 1250 ग्राम्स. हम यहाँ पर ये भी तो लिख सकते हैं कि 3 मोल्स ऑफ NaCl इन 1250 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हमने सॉल्यूशन की वॉल्यूम को सॉल्यूशन के मास में कन्वर्ट कर लिया है. और इन मोल्स को भी हम मास में अगर ब्रेक कर लेंगे तो बेटर रहेगा. क्यों? क्योंकि हमें अल्टीमेटली सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी हम सॉल्वेंट का मास सामने ला पाएंगे. तो 3 मोल्स NaCl के 1 मोल का मास कितना होगा? 58.5 ग्राम्स. तो 3 मोल्स का मास कितना हो गया? 58.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो गया? 150 प्लस 8 3 24. तो 175.5 हो गया. 175.5 grams. So can we write in place of 3 moles 175.5 grams, this is 5, of NaCl dissolved in कितना? 1250 grams सॉल्यूशन. या फिर हम ये कह सकते हैं कि 175.5 grams of NaCl dissolved in 1250 minus 175.5, 1074.5 grams. अब सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे क्योंकि अब हम इसमें से सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं. तो अब हम यहां लिख सकते हैं वाटर या सॉल्वेंट. जब ये मेंशन ना हो कि सॉल्वेंट कौन है या एक्वस सॉल्यूशन अगर मेंशन ना भी हो तो भी हम सॉल्वेंट वाटर अज्यूम कर सकते हैं अनटिल और अनलेस इट इज अदरवाइज मेंशन्ड. तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस एक्सप्रेशन में पुट करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन अब हमारे पास है.
इनफैक्ट W अपॉन एम डैश की जगह हम चाहें तो हम डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स भी रख सकते हैं 3, लेकिन मैं इसी एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करूंगा यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए। तो मोलैलिटी इक्वल टू होता है W अपॉन एम डैश इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W। सो मोलैलिटी विल बी W इज 175.5। हमें मालूम है कि अल्टीमेटली जब हम इसको एम डैश से 58.5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। दिस इज 5 अगेन इंटू 1000 अपॉन 1074.5। तो ये कितना हो जाना है, ये होना है, तो ये कितना हो गया 2.79 मोल पर, क्या लेंगे हम यहाँ पे, मोलैलिटी है ना, तो मोल पर केजी या फिर 2.79 मोलल भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये आ गई इस तरह मोलैलिटी। तो चलिए फिर, उम्मीद है कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि किस तरह हमने रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ को यहाँ पर, अगर हमें वो डायरेक्टली नहीं दी हुई थी तो हमने किस तरह उनको प्रोड्यूस किया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लाइक यू कैन सी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन। फर्स्ट पार्ट है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। ये क्वेश्चन स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन से है क्योंकि इसमें कार्बन की बर्निंग की बात हो रही है और कार्बन की बर्निंग एक केमिकल रिएक्शन है, तो हमें इसकी इक्वेशन पहले लिखनी पड़ेगी और वो इक्वेशन बहुत सिंपल है, C+O2 गिव्स यू CO2। इसमें आपसे कहा क्या है, इन्होंने कहा क्या है कि जब 1 मोल कार्बन बर्न होगा तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कितनी मतलब अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट जनरली रेफर्स टू मास, कि मास निकालिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना प्रोड्यूस हुआ। देखिए पहले इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, इक्वेशन में भी 1 मोल ही है, कार्बन का 1 मोल है, और कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा, मोलर मास। सब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कैसे निकलेगा, कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का 16, तो 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 16, ये आपको याद होते जाते हैं। अभी मैंने पीछे जैसे NaOH का बिल्कुल डायरेक्टली मोलर मास अप्लाई किया था 40, तो ये आपको याद होते जाते हैं। तो जितने आपको डायरेक्टली याद होंगे श्योरिटी के साथ उतना ही अच्छा है, इस काम से आप जितना बचेंगे उतना अच्छा है। तो 44 ग्राम्स इसका मोलर मास है, तो ये 1 मोल ही है इसका यहाँ पर, लेकिन आपको मास के टर्म्स में इसको आंसर करना पड़ेगा, मास के टर्म्स में इसको आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस होगी तो 1 मोल कार्बन को बर्न होने से 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस हो रही है, तो यही इसका आंसर हो गया यहाँ पर कि बाय बर्निंग 1 मोल ऑफ कार्बन वी गेट एग्जैक्टली 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इससे कुछ अलग होता तो हम यहाँ पे आगे कैलकुलेशन करते, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है। सेकेंड पार्ट, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम्स ऑफ डाइऑक्सीजन। ये वाला पार्ट किस तरह डिफरेंट है, इनमें दोनों की डिटेल दे रखी है, कार्बन की डिटेल भी दी है, डाइऑक्सीजन की भी डिटेल दी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वेश्चन लिमिटिंग रेजेंट का है, आपको पहले लिमिटिंग रेजेंट फिगर आउट करना पड़ेगा इसमें। C+O2 गिव्स यू CO2, तो कार्बन का 1 मोल और ऑक्सीजन के 16 ग्राम्स। मैंने आपको जो लिमिटिंग रेजेंट फिगर आउट करना सिखाया था अपने पीछे के लेक्चर्स में, उसको आप यहाँ अप्लाई करेंगे कि 1 मोल कार्बन 16 ग्राम्स ऑक्सीजन, दोनों के अवेलेबल अमाउंट, हमने दोनों के अवेलेबल अमाउंट उनके ऊपर लिख लिए। अब एक को इग्नोर करेंगे और ये देखेंगे कि अगर ये 1 मोल कार्बन है तो ऑक्सीजन का कितना चाहिए, इसको 16 टू 32 ग्राम्स चाहिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, 2 एटम है 1 मॉलिक्यूल में, 16 टू 32 ग्राम्स। अगर 1 मोल कार्बन है तो 32 ग्राम्स ऑक्सीजन चाहिए, और हमारे पास कितनी है अभी, हमारे पास अवेलेबल कितनी है 16, तो हम क्या कहेंगे, सिंस अवेलेबल O2। अब ये देखिए जो अवेलेबल है वो रिक्वायर्ड से, वही 1 मोल को बर्न करने के लिए साफ साफ दिख रहा है कि 32 ग्राम्स ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। हमें इसमें किसी फर्दर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी,
यहाँ पर केवल एक लाइन में ही हमें पता लग गया कि 1 मोल जो कि यहाँ पर कार्बन बर्न हो रहा है उसको बर्न करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 32 ग्राम्स चाहिए, और जबकि हमारे पास अवेलेबल कितनी है, कितनी कही गई है यहाँ पे, 16 ग्राम्स। तो सिंस अवेलेबल ऑक्सीजन लेस देन रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, रिक्वायर्ड है 32 और हमारे पास है 16, तो इसका मतलब O2 ही यहाँ पर लिमिटिंग रेजेंट है। देयरफॉर O2 इज द लिमिटिंग रेजेंट। अब आपको जब ये पता लग गया कि लिमिटिंग रेजेंट यहाँ पर O2 है, तो अब आप जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट निकालेंगे, कितना प्रोड्यूस हो गया, वो किससे निकालेंगे, कार्बन से कि ऑक्सीजन से? ऑब्वियसली रिएक्शन का कंट्रोल, रिएक्शन की ड्राइविंग सीट पर कौन बैठ जाता है, जो लिमिटिंग रेजेंट होता है। रिएक्शन के एक्सटेंट को कौन कंट्रोल करता है, जो लिमिटिंग रेजेंट होता है। यहाँ पर लिमिटिंग रेजेंट कौन डिक्लेयर हुआ है, ऑक्सीजन। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो निकालेंगे वो ऑक्सीजन की मदद से निकालेंगे। इक्वेशन को बिल्कुल फ्रेश लिख लेते हैं हम यहाँ पर, C plus O2 gives you CO2। देखिए 16 ग्राम्स हैं इसके आपके पास, कार्बन से मतलब नहीं है अब, क्यों, क्योंकि कार्बन लिमिटिंग रेजेंट नहीं है, रिएक्शन का कंट्रोल ऑक्सीजन के पास है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर ऑक्सीजन के 32 ग्राम्स हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस हो रही है, 44 ग्राम्स। तो ऑक्सीजन के अगर 16 ग्राम्स होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस होगी, 16 इंटू 44 अपॉन 32। तो ये हो गया 16 टू 32 और 2 22 टाइम्स हो गया 44। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, कितना, अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड कितना हो गया, 22 ग्राम्स होगा। मतलब 16 ग्राम्स ऑक्सीजन जब कार्बन के 1 मोल को बर्न करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट प्रोड्यूस होगा दैट विल बी ओनली 22 grams। This is the end of the second part of the previous question of the ongoing question। अब थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि 2 moles of carbon are burnt in 16 grams of dioxygen। थर्ड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट का कंट्रास्ट देखिए, सेकंड पार्ट में 1 मोल कह रखा था कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम्स ऑफ डाइऑक्सीजन, और यहाँ पे कितना कह रहे हैं, ये 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम्स ऑफ डाइऑक्सीजन। तो फिर देखते हैं ये कैसे होगा। इसको थोड़ा ऊपर करके मैं इक्वेशन को फ्रेश लिख लेता हूं यहाँ पर, C plus O2 gives you CO2। आपको लिमिटिंग रेजेंट इसमें भी निकालना पड़ेगा। कार्बन के लेकिन 2 मोल्स हैं और ऑक्सीजन के 16 ग्राम्स ही हैं अभी भी। दिस इज द थर्ड पार्ट। तो कार्बन के 1 मोल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन कितनी चाहिए, 32 ग्राम्स। लेकिन आपके पास कार्बन के मोल कितने हैं इस बार, 2 मोल्स। तो इनके लिए कितनी चाहिए होगी, 2 इंटू 32 अपॉन 1, मतलब 64 पहले के मुकाबले ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, 64 ग्राम्स ऑक्सीजन चाहिए। अब जब आपको 64 ग्राम्स ऑक्सीजन चाहिए इसको बर्न करने के लिए, ऑब्वियसली लिमिटिंग रेजेंट अभी भी कौन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। क्यों, यहां लिख देता हूं मैं, सिंस अवेलेबल O2 इज लेस देन रिक्वायर्ड O2। अवेलेबल O2 कितनी है, 16, रिक्वायर्ड कितनी है, 64। 64 ग्राम्स ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब अभी भी लिमिटिंग रेजेंट जो है वो कौन है, देयरफॉर O2 is the limiting reagent। तो इसका मतलब कंट्रोल रिएक्शन का अभी भी किसके पास है, ऑक्सीजन के पास। इक्वेशन को फ्रेश लिख लेते हैं, C plus O2 gives you CO2। तो हमारे पास 16 ग्राम्स है ऑक्सीजन, 32 ग्राम्स अगर है तो ये कितनी प्रोड्यूस होगी, 44 ग्राम्स। तो अगर ये 16 ग्राम्स है तो कितनी प्रोड्यूस होगी, 16 इंटू 44 अपॉन 32 अगेन, यही कैलकुलेशन हो गई सेम। तो 16 से 2 टाइम्स गया और 2 से 22 टाइम्स गया,
इसका मतलब कार्बन के मोल 1 से 2 हो जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लिमिटिंग रेजेंट क्योंकि अभी भी कौन है, ऑक्सीजन, और उसका अमाउंट थर्ड पार्ट में भी कितना ही है, उतना ही है जितना कि सेकंड पार्ट में था, 16 ग्राम्स। तो अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट यहां पर प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस अभी भी कितना होगा, 22 ग्राम्स होगा। मतलब सेकंड और थर्ड पार्ट को इतने क्लियर कंट्रास्ट में रखा गया है बैक टू बैक, क्यों? मतलब वहां पर क्या दिखाया गया है कि कार्बन के मोल चाहे 1 थे या 2 थे, अगर लिमिटिंग रेजेंट वही है जो पहले था, तो अभी भी रिएक्शन का कंट्रोल किसके पास है, लिमिटिंग रेजेंट के पास ही है। जितना अमाउंट कार्बन के 1 मोल होने पर बना था, उतना ही अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन के 2 मोल होने पर बना, क्योंकि कार्बन के पास कंट्रोल है ही नहीं, रिएक्शन का कंट्रोल किसके पास है, लिमिटिंग रेजेंट के पास, और वो कौन है, वो है डाइऑक्सीजन। So boys and girls, I hope you have understood that well. And now we can move to the next question. And according to this question, calculate the mass of sodium acetate required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution. Molar mass of sodium acetate is 82.0245 gram per mole. बहुत accurate दे रखा है, accurate to the 10,000th decimal place. इतना अगर elaborate value होगी तो उसको अगर हम सिर्फ 82 भी ले लेंगे, 82.0245 को अगर हम 82 भी ले लेंगे, वी विल गेट द करेक्ट आंसर। ठीक, अब यहां पर हम पहले डायग्रामेटिकली इसको समझते हैं जरा। भाई हमारा जो सॉल्यूशन ये है, टारगेट सॉल्यूशन कितना है, 500 ml, जो कि हमको बनाना है टू मेक 500 ml। क्या इसमें सॉल्यूट ऐड करना है, सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट CH3COONA इसमें ऐड किया जा रहा है। इसका मास निकालना है, मास ऑफ सोडियम एसिटेट रिक्वायर्ड टू मेक 0.375 मोलर। इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है, टारगेट 0.375 मोलर इसकी मोलैरिटी है। ठीक है, और एक इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, मोलर मास अगर ना भी दे रखा होता तो हम इससे निकाल लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास है टारगेट सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.375 मोलर, टारगेट सॉल्यूशन की वॉल्यूम 500 ml, और हमें निकालना है सॉल्यूट का मास कितना ऐड करना है इसमें। ठीक, तो ये सब एक जगह कहाँ कंबाइन होंगे, एम डैश भी है हमारे पास, मोलर मास 82.0245 ग्राम पर मोल। तो ये सारी टर्म्स जो हैं कॉमन एक्सप्रेशन में कहाँ कंबाइन होंगे, मोलैरिटी इक्वल टू W अपॉन एम डैश इंटू 1000 अपॉन V, वॉल्यूम यहाँ ml में होगी, तभी इस एक्सप्रेशन में 1000 है ताकि उस वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट किया जा सके। तो मोलैरिटी हो गई 0.375 इक्वल टू W आपको निकालना है, एम डैश है 82.0245, मैं प्लीज़ 82 ले ले रहा हूँ उसको, इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना है 500। ठीक है, सो 500 2 टाइम्स and 241 times. So W will be 41 into 0.375 and that is gonna be 15.375 grams. तो क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि 500 ml अगर हमें सॉल्यूशन बनाना है सोडियम एसिटेट ऐड करके, और उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी हम 0.375 मोल पर लीटर रखना चाहते हैं, तो हमें सोडियम एसिटेट का मास 15.375 ग्राम्स लेना पड़ेगा, तब जाकर हम अपना टारगेट सॉल्यूशन बना पाएंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट टू।
Now moving to the next question, which is, this is quite an easy one. In 3 moles of ethane, calculate the following. First, number of moles of carbon atoms. So in 1 mole ethane, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम कितने हो जाएंगे? 1 मोल, बट इथेन के एक मॉलिक्यूल में आप देख रहे हो कि कार्बन के 2 एटम हैं, तो अगर हम मोल कैलकुलेट करेंगे कार्बन के तो मोल्स विल बी डबल, तो 2 मोल कार्बन एटम्स। अब आपके पास कितने मोल्स हैं? यहाँ 3, तो इन 3 मोल्स इथेन ये कितने हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मतलब कितने हुए? 6 मोल कार्बन एटम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे? इन 1 मोल इथेन आप लोग देख सकते हैं कितने हैं? एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, तो 1 मोल इथेन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 6 मोल हाइड्रोजन एटम्स। तो 3 मोल्स में कितने होंगे? 6 इंटू 3/1 मतलब कितने हो गए? 18 मोल हाइड्रोजन एटम्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन निकालना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, कोई भी सब्सटेंस हो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? जैसे 1 मोल इथेन है तो कितने इथेन के मॉलिक्यूल्स हो गए? अवोगाड्रोस नंबर, डू यू रिमेंबर? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। हमारे पास कितने मोल्स हैं? हमारे पास हैं 3 मोल्स इथेन के, और हमें उन्हीं में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो दिस विल बी 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23/1 एंड दिस विल बी 18.066 इंटू 10⁻23। इसको करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखेंगे तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में केवल एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, तो हम पॉइंट को एक प्लेस पीछे करेंगे जिससे 10 टाइम्स छोटा हो जाएगा 1.8066, तो वो 10 टाइम्स हमें यहाँ पावर में कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। 10⁻24 इथेन मॉलिक्यूल्स हो गए। तो आपने देखा कि हमें इथेन के 3 मोल्स में नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम भी मिल गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स भी मिल गए, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन भी हमें 3 मोल्स में निकालने थे, वो भी हमें मिल गए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the concentration of sugar in mole per liter if its 20 grams are dissolved in enough water to make final volume up to 2 liters? ये भी मोलैरिटी का ही क्वेश्चन है। फाइनल वॉल्यूम कितनी बनानी है? 2 लीटर्स, और कॉन्सेंट्रेशन निकालना है मोल पर लीटर में, मतलब हमें इस बार भी मोलैरिटी ही निकालनी है। और 20 ग्राम डिजोल्व होंगे शुगर के, शुगर मतलब सुक्रोज C12H22O11,
यहाँ पर ये सॉल्यूट के रोल में है और 20 ग्राम्स डिजोल्व करने हैं इसके। तो हमारे पास सॉल्यूट का मास स्मॉल w हो गया 20 ग्राम्स, और फाइनल वॉल्यूम कितनी बना लेनी है, 2 लीटर्स। तो मोलैरिटी का वही एक्सप्रेशन लगा दीजिए, बहुत सिंपल है, W अपॉन एम डैश इंटू 1000/V। ये आपके पास, आपके सामने अभी मेरा ख्याल है कि तीसरी बार आया आज के क्वेश्चंस के डिस्कशन में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ गोना बी व्हेन यू मूव टू द हायर क्लासेस एंड यू प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिशन्स। तो मोलैरिटी मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी ये बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि मोलैरिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड सॉट आफ्टर methods for expressing the concentration of a solution. So W 20 grams। अब ये C12H22O11 जो है, इसका मोलर मास कैलकुलेट करने अगर आप बैठ गए, दिस विल बी वेरी मच टाइम वेस्टिंग, especially when you are competing against other students in your exams of NEET और IIT। अगर आप इस पर टाइम वेस्ट करने बैठ गए, मान लीजिए आपको इसका मोलर मास डायरेक्टली याद नहीं है, ज़बानी याद नहीं है, तो आप क्या करेंगे फिर, 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16, फिर आप करेंगे 144, वो भी तब जब 12 की टेबल आती होगी, 12 का स्क्वायर डायरेक्टली याद होगा, प्लस 22 प्लस 176, तो ये आएगा अल्टीमेटली निकल के 342। मैंने तो फिर भी बहुत तेज कर दिया इसको, क्योंकि मुझे ये कैलकुलेशंस जो हैं याद हैं अभी, लेकिन ये सब करने में कितना टाइम वेस्ट हुआ आपको इसका अंदाजा हो गया होगा। सेकंड्स का गेम होता है कॉम्पिटिशन्स में, सेकंड्स का। तो ये जो कॉमन चीज़ें आपके सामने आती रहती हैं, जैसे कि ये शुक्रोज आ गया, या ग्लूकोज हो गया, इथेनॉल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, एथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, ये जो कॉमन सब्सटेंसेस आपके सामने अक्सर आते रहते हैं, इनके मॉलिक्यूलर मासेस तो ये समझ लीजिए कि आपकी ज़बान की नोक पर रखे होने चाहिए हर वक्त। किसी ने बोल दिया शुक्रोज, आपकी ज़बान से फ़ौरन निकलना चाहिए 342। किसी ने कहा इथेनॉल, आप फ़ौरन कहें 46। किसी ने कहा ग्लूकोज, आप उसी वक्त जवाब दें 180। किसी ने कहा मीथेन, आप फौरन कह दें 16। मतलब आपको जरा भी सोचने की जरूरत ना पड़ेगी, आपके रिफ्लेक्सेस में आ जाने चाहिए मॉलिक्यूलर मासेस, तो आप बहुत टाइम बचाएंगे ऐसे। तो 342 सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम कितनी है, 2 लीटर्स है। अब ये फॉर्मूला क्योंकि वॉल्यूम को ml में रखने के लिए इक्विप्ड है, तभी यहाँ 1000 लगा हुआ है, तो ये भले ही लीटर में है, बट यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू ml। तो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, और मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, 2 10 20। सो मोलैरिटी विल बी 10/342। ये कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 342। ये हो गया 0.0292, 0.0292 मोल पर लीटर। 0.03 भी कह सकते थे आप, सेकंड डेसिमल प्लेस पे राउंड करके। 0.03 मोल पर लीटर और 0.0292, वन एंड द सेम थिंग। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन। If the density of methanol is 0.793 kilogram per liter, what is its volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 molar solution? आपको ये कहा गया, ये तो एक फैक्ट बताया गया कि मीथेनॉल की डेंसिटी 0.793 किलोग्राम पर लीटर है, तो इसकी कितनी वॉल्यूम चाहिए होगी, 2.5 लीटर सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी 0.25 मोलर है। अच्छा, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर में मीथेनॉल स्टोर्ड है। मान लीजिए इस कंटेनर में आपके पास मीथेनॉल है और इसकी डेंसिटी है 0.793 किलोग्राम पर लीटर। ठीक, इसको आपको यूज करना है एक ऐसा सॉल्यूशन बनाने के लिए मीथेनॉल का जिसकी टोटल वॉल्यूम होगी 2.5 लीटर्स और जिसकी मोलैरिटी कितनी हो, 0.25 मोलर्स। तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, हमें निकालना क्या है,
कि इस मीथेनॉल की कितनी वॉल्यूम इसमें ऐड की जाए कि हमें टारगेट सॉल्यूशन मिल जाए। तो हम क्या करें, हम पहले मीथेनॉल का मास निकालें कि कितना चाहिए। टारगेट सॉल्यूशन में मीथेनॉल का मास कितना चाहिए वो निकालें पहले, मास ऑफ मीथेनॉल नीडेड। सो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है सिंबॉलिकली। टारगेट सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.25 मोलर है और वॉल्यूम कितनी है 2.5 लीटर्स। सॉल्यूट ऑब्वियसली उसमें मीथेनॉल है। तो मोलैरिटी आप जानते हो W/m डैश इंटू 1000/V ml में रखना है, यहाँ पर अंडरस्टूड होना चाहिए, हर बार ml लिखना जरूरी नहीं है। तो 0.25 इक्वल टू W आपको निकालना है कि कितना मीथेनॉल चाहिए। अब मीथेनॉल आ गया, अब देखो फिर से मॉलिक्यूलर मास अगर निकालने में टाइम वेस्ट करोगे तो टाइम लगेगा बेवजह। अगर डायरेक्टली आपको मीथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास याद होगा तो ऑब्वियसली आपका टाइम फिर सेव होगा। 32 होता है मीथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम कितनी है 2.5 लीटर्स है, यहाँ पर 2500 रख दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये पॉइंट हटा लो यहाँ से, 100 हो गया। 25 4 टाइम्स 100, जो भी कर सकते हो कैलकुलेशन करते जाओ। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अल्टीमेटली जो फाइनल हमें यहाँ पर मास मिल रहा है वो हो गया 1 इंटू 32 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 2। तो ये कितना हो गया 20। तो आपको 20 ग्राम्स मीथेनॉल चाहिए, मीथेनॉल रिक्वायर्ड है ये, लेकिन आपको ये थोड़ी निकालना था, आपको तो ये निकालना था कि अगर मीथेनॉल का जो सोर्स है, जहां पर सोर्स मीथेनॉल रखा है, उसकी डेंसिटी अगर 0.793 किलोग्राम पर लीटर है तो इसमें से कितनी वॉल्यूम यहां लेके जाएं। 20 ग्राम मास ले जाना है, तो 20 ग्राम को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लो। और वो कैसे करोगे, 0.793 किलोग्राम पर लीटर है डेंसिटी। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि 793 ग्राम्स जो हैं वो एक तरह से 1000 ml में है। आपको कितने चाहिए थे मीथेनॉल के, सिर्फ 20 ग्राम्स रिक्वायर्ड हैं। तो 20 ग्राम्स कितनी वॉल्यूम में होंगे वो फाइंड आउट कर लो। 20 ग्राम्स इन हाउ मच 1000 इंटू 20 अपॉन 793, मतलब 20,000 अपॉन 793। ये कितना आ गया 25.22 ml मीथेनॉल रिक्वायर्ड। मतलब यह है कहने का कि आपको अगर 0.25 मोलर 2.5 लीटर मीथेनॉल का सॉल्यूशन बनाना है, मीथेनॉल का सोर्स जो है वो ये वाला कंटेनर है, तो आपको इस मोलैरिटी का 2.5 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए इस कंटेनर में से 25.22 ml वॉल्यूम इस कंटेनर में पहुंचानी होगी ताकि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मीथेनॉल 20 ग्राम इस कंटेनर में पहुंच जाए। आई होप you all have understood this. So the next question is, a sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform CHCl3। क्लोरोफॉर्म एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को उससे कॉन्टैमिनेटेड पाया गया और टॉक्सिक टू द लेवल कि वो कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक मींस कैंसर कॉजिंग है। The level of contamination was 15 ppm by mass। रिकॉल कीजिए कि अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पार्ट्स पर मिलियन के बारे में बताया था और पार्ट्स पर मिलियन में आप जानते हैं
कि पार्ट्स बाय मास डिसॉल्व्ड इन 1 मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ अ सॉल्यूशन, आप ये कह सकते हैं। तो यहां पर सॉल्यूट है क्लोरोफॉर्म और सॉल्यूशन बन चुका है उसका किसमें, ड्रिंकिंग वाटर में, और जो कॉन्सेंट्रेशन है क्लोरोफॉर्म का वो 15 ppm है बाय मास। तो हमें इसको फर्स्ट पार्ट में एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास, मतलब मास परसेंट में कन्वर्ट करना है। आपको ppm दे रखा है और आपको मास परसेंटेज निकालनी है क्लोरोफॉर्म की, ठीक। तो ppm का मतलब क्या हुआ, पहले ये लिखते हैं, क्योंकि ये बाय मास है तो हम ग्राम्स में ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 15 ppm का मतलब क्या हुआ कि 15 ग्राम्स ऑफ क्लोरोफॉर्म इन पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मींस 10 लाख। तो हम कह सकते हैं कि 10 to the power 6 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। आपको मास परसेंटेज निकालनी है। मास परसेंटेज क्या होता है, W/W, ऐसे करके उसे सिंबलाइज करते हैं। मैंने आपसे कहा था मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है, देखिए पीएम का मतलब क्या है, पीएम मतलब पर मिलियन, परसेंट का मतलब क्या होता है, पर 100। तो जो भी आपके पास अभी इस सॉल्यूशन के बारे में फैक्ट्स मौजूद हैं कि सॉल्यूशन का टोटल मास कितना है 10 to the power 6 ग्राम्स और सॉल्यूट का मास कितना है उसमें 15 ग्राम्स, तो इसको आप मास परसेंट निकालने के लिए यूज कर सकते हो। जैसे कि मास कितना हो गया 15 ग्राम्स, सॉल्यूशन का मास कितना है 10 to the power 6 ग्राम्स इनटू 100। तो इसमें से 2 पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, ये हो गया 10 to the power 4, तो ये हो गया 15 इंटू 10 to the power -4, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 1.5 इंटू 10 to the power -3%। ये आ गया निकल के मास परसेंट, जो कि आपको फर्स्ट पार्ट में निकालना था। अब सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है कि मोलैलिटी निकालिए क्लोरोफॉर्म की वाटर सैंपल में। मोलैलिटी एक्सपेंडेड एक्सप्रेशन है W/m' इंटू 1000/कैपिटल W। यह है सॉल्यूट का मास और यह है सॉल्वेंट का मास, यह है मोलर मास सॉल्यूट का और यह है मोलैलिटी। तो इसमें हमें रिक्वायर्ड क्या क्या, सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सॉल्यूट क्लोरोफॉर्म का मास है 15 ग्राम्स, लेकिन ये मास सॉल्यूशन का है, हमें चाहिए सॉल्वेंट का मास। तो सॉल्वेंट का मास कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास सब्ट्रैक्ट करके, मतलब 10 to the power 6 ग्राम्स, और यू कैन से 10 लाख ग्राम्स में से आपको 15 ग्राम माइनस करने पड़ेंगे, तब आपको सॉल्वेंट का मास यहां पर मिल जाएगा। तो आप कह सकते हो कि 15 अपॉन, देखो अब क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का मोलर मास आपको डायरेक्टली याद है, मुझे तो है, कॉमन सब्सटेंस है, बार बार सामने आता है, कहां तक कैलकुलेट करोगे एटॉमिक मासेस रख रख के, याद करो इनको। 119.5 इंटू 1000/कैपिटल W। अब कैपिटल W सॉल्वेंट का मास कैसे निकालें, देखिए सब जानते हैं कि सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो WSOLN करके रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं इसको, इक्वल टू W स्मॉल वाला प्लस W कैपिटल। तो W कैपिटल क्या हो जाएगा, कैपिटल W सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास घटाना पड़ेगा। सॉल्यूशन का मास हो गया 1 2 3 4 5 6 10 लाख ग्राम्स, 10 to the power 6 ग्राम्स में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, केवल 15, ओनली 15 ग्राम्स। ये कितना हो गया 9,99,985, 9,99,985।
तो ये कितना निकल के आएगा ज़रा देखते हैं। ये आ गया 0.00012552। ये हो गया, इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दो, 1.2552 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर केजी इसका यूनिट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कॉन्टैमिनेटेड वाटर सैंपल में हमने मास परसेंट भी फिगर आउट कर लिया है, और आप देख रहे हैं कि उसी सैंपल की हमने मोलैलिटी भी निकाल ली है। मतलब पार्ट्स पर मिलियन में कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी दे रखा था, हमने दो और मेथड्स के थ्रू उसको एक्सप्रेस किया। लेवल ऑफ कॉन्टैमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बाय क्लोरोफॉर्म को, एक तो मास परसेंट से और एक अब मोलैलिटी से। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, dinitrogen and dihydrogen react with each other to produce ammonia according to the following chemical equation. N2 plus H2 giving you 2NH3. एक्चुअली ये इक्वेशन थोड़ी सी अनबैलेंस्ड है, यहां पर 3 और होना चाहिए। अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया इफ 2 into 10⁻³ grams of dinitrogen react with 1 into 10⁻³ grams of dihydrogen। हमें यहां पर दोनों सब्सटेंसेस जो रिएक्ट करेंगे उनके अमाउंट्स दिए गए हैं। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि हमें यहां पर पहले लिमिटिंग रिएजेंट को फिगर आउट करने की जरूरत है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इक्वेशन लिखें, N2 plus 3H2 gives you 2NH3। अब इनके अवेलेबल अमाउंट कितने कितने हैं, 2 into 10⁻³ ग्राम और 1 into 10⁻³ ग्राम, वो इनके ऊपर लिख लो हमेशा की तरह। तो मैं इनकी 10⁻³ को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2000 ग्राम्स हो गए। 2000 ग्राम्स हो गए हमारे पास नाइट्रोजन के और 1000 ग्राम्स हो गए हमारे पास हाइड्रोजन के अवेलेबल। ये हो गए अवेलेबल अमाउंट्स। तो इसको हमने अभी इग्नोर कर दिया। अब हम देखें कि इस इक्वेशन के हिसाब से 28 ग्राम्स अगर डाइनाइट्रोजन है तो उसको रिएक्ट करने के लिए चाहिए 6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर ये 2000 ग्राम्स होंगे डाइनाइट्रोजन के, तो इसको कितनी हाइड्रोजन चाहिए होगी, पहले हम ये पता लगा लें। तो 2000 इंटू 6/28, ये कितना आएगा, ये आ गया 428.57 ग्राम्स हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड। अब ये देखते हैं कि हमारे पास है कितनी। हमारे पास अवेलेबल है 1000 और हमें चाहिए इतनी। तो ये देखिए कि रिक्वायर्ड जो है वो हमारे पास अवेलेबल से कम है या ज्यादा। तो आप देख रहे हो कि अवेलेबल अमाउंट ज्यादा है, रिक्वायर्ड कम है, इसका मतलब हमारे पास हाइड्रोजन की कमी नहीं है। तो सिंस आप कहोगे अवेलेबल H2 इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड H2, ये कितनी है आपके पास अवेलेबल 1000 और रिक्वायर्ड कितनी है 428.57। तो इसका मतलब हाइड्रोजन की कमी थोड़ी पड़ रही है आपको। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो कि अवेलेबल अमाउंट जिसका रिक्वायरमेंट से आपके पास कम रह जाए। तो यहां कम थोड़ी रह गया, अवेलेबल तो ज्यादा है, तो इसकी कमी थोड़ी है हाइड्रोजन की आपके पास, हाइड्रोजन की तो ज्यादती है। तो इसका मतलब डेफिनेटली यहां पर हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। तो फिर दूसरा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट है। विदाउट अ सेकंड थॉट हम कह देंगे therefore N2 is the limiting reagent। डाइनाइट्रोजन यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड हो गया। अब हम अमोनिया का मास निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता लग गया। अब हम अमोनिया का मास निकाल सकते हैं कि कितना प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हमें अब ये मालूम है कि जो भी अब हमें आगे कैलकुलेशन करनी है वो किससे करनी है, नाइट्रोजन के अमाउंट से करनी है। इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं।
N2 plus 3H2 गिविंग यू 2NH3। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 28 ग्राम्स अगर नाइट्रोजन है तो 17 होता है मॉलिक्यूलर मास देखो अमोनिया का, तो 34 ग्राम्स हो गया 2 मोल्स का। 28 ग्राम्स अगर नाइट्रोजन है तो 34 ग्राम्स अमोनिया मिलेगी। तो अगर ये कितनी थी भाई पीछे अवेलेबल, 2000 ग्राम्स थी, तो 2000 ग्राम्स अगर डाइनाइट्रोजन है तो फिर अमोनिया कितनी बनेगी, 34 इंटू 2000 अपॉन 28, ये कितनी प्रोड्यूस हो गई, 2428.57 ग्राम्स अमोनिया प्रोड्यूस। ये हो गया आपका पहला आंसर। दूसरी चीज क्या पूछी है, ये तो हो गया मास ऑफ अमोनिया जो हमने अभी पीछे निकाला। विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड। ऑब्वियसली जब ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो तो पूरी तरह कंज्यूम हो जाएगा, तो जो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है ऑब्वियसली वो एक्सेस में अवेलेबल है, तो फिर वो अनरिएक्टेड रह जाएगा। यहां पर हमने नाइट्रोजन को लिमिटिंग रिएजेंट डिक्लेयर किया था, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन अनरिएक्टेड रह जाएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, विल एनी ऑफ द रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड, तो सेकंड पार्ट का आंसर होना चाहिए, ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, पीछे से कंटिन्यूड है लिमिटिंग रिएजेंट से। सेकंड पार्ट का आंसर हो गया सिर्फ यस, यस। तो फिर थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, देखिए थर्ड पार्ट कहता है इफ यस, कि सेकंड पार्ट में अगर आपका आंसर यस है, इफ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास। ठीक, तो हमारा आंसर है यस। तो कौन है जो अनरिएक्टेड रह गया, जो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, हाइड्रोजन विल बी लेफ्ट अनरिएक्टेड। उन्होंने पूछा ना इफ यस विच वन, तो उसका आंसर हो गया हाइड्रोजन विल बी लेफ्ट अनरिएक्टेड। अभी पूछ रहे हैं कि हाउ मच, कि कितनी रह जाएगी अनरिएक्टेड। तो देखिए कैलकुलेशन को आप और आगे बढ़ा सकते हैं, इसको बिल्कुल फ्रेश लिख सकते हैं यहां पर कि N2 प्लस 3H2 gives you 2NH3। देखिए अगर 28 ग्राम्स नाइट्रोजन है तो 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए थी, तो अगर ये 2000 ग्राम्स नाइट्रोजन है तो ये कितनी चाहिए होगी, आपने पीछे कैलकुलेट की भी थी, 2000 इंटू 6 अपॉन 28, ये आया था 428.57 ग्राम्स। इतनी हाइड्रोजन रिएक्ट हो जाएगी, रिएक्टेड। तो सवाल ये उठता है कि अनरिएक्टेड कितनी बची। हमारे पास अवेलेबल कितनी थी, हमारे पास अवेलेबल हाइड्रोजन थी 1 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम्स, मतलब 1000 ग्राम्स हमारे पास अवेलेबल थी। उसमें से रिएक्ट कितनी कर गई, 428.57 ग्राम्स रिएक्ट कर गई। तो देयरफॉर H2 लेफ्ट अनरिएक्टेड, ये कितनी हो जाएगी, 1000 माइनस 428.57 कितनी रह जाएगी अनरिएक्टेड, 571.43 ग्राम्स डाइहाइड्रोजन यहां पर अनरिएक्टेड रह गई। ठीक, अगला क्वेश्चन, if 10 volumes of dihydrogen gas react with 5 volumes of dioxygen gas, how many volumes of water would be produced? आपको क्या लगता है, ये भी लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन होना चाहिए कि नहीं, सोचिए। देखिए बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि यहां पर डाइहाइड्रोजन और डाइऑक्सीजन दो रिएक्टेंट हैं, और आपको यहां पर भी दोनों की डिटेल दी गई है, हाइड्रोजन का भी
वॉल्यूम बताई गई है आपको, और यहाँ पर ऑक्सीजन की भी आपको वॉल्यूम्स बताई गई हैं, और फिर आपसे पूछा कि वाटर वेपर की कितनी वॉल्यूम बनेंगी। तो आपको इसकी भी पहले इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। देखिए इक्वेशन क्या होगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन की, H2 प्लस O2 गिविंग यू H2O, और फिर आपने बैलेंस कर लिया इसको, ये होगा इसकी बैलेंसिंग। अच्छा, देखिए इस इक्वेशन की बात तो बाद में करेंगे, पहले इनके ऊपर लिख लेते हैं कितनी कितनी वॉल्यूम अवेलेबल है। 10 वॉल्यूम और उसकी 5 वॉल्यूम। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन में 2 वॉल्यूम्स हाइड्रोजन है और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन है। तो अगर ये 10 वॉल्यूम्स होंगी, इसको करिए इग्नोर, तो ये कितनी चाहिए होंगी, 10 इंटू 1/2, हाउ मच, 5 वॉल्यूम्स ही चाहिए होंगी। मतलब 5 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी नीडेड। अब क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन की जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है और जो अवेलेबल वॉल्यूम है वो बिल्कुल सेम है, सिंस अवेलेबल O2 is equal to required O2। if 5 वॉल्यूम इसकी अवेलेबल है और 5 वॉल्यूम ही रिक्वायर्ड है, तो जब भी कभी ऐसा हो कि इक्वल हो अवेलेबल वॉल्यूम या अवेलेबल अमाउंट जो भी सब्सटेंस का है वो रिक्वायर्ड अमाउंट के बराबर आ जाए, बिल्कुल ऐसे में कोई लिमिटिंग रीजन नहीं है, पूरे पूरे अवेलेबल हैं अमाउंट जितने जितने चाहिए। तो ऐसे में कोई लिमिटिंग रीजन जब नहीं है तो आप किसी से भी यहां पर क्या कर सकते हैं, वाटर की वॉल्यूम्स निकाल सकते हैं। सो none of the reactants is a limiting reagent। तो हम चाहे तो हाइड्रोजन से निकाल लें चाहे ऑक्सीजन से निकाल लें। इक्वेशन को फ्रेश लिख लेता हूं, किससे निकालूं, हाइड्रोजन से निकाल लेता हूं। हाइड्रोजन की अगर 2 वॉल्यूम्स हैं तो वाटर वेपर की कितनी बन रही है, 2 वॉल्यूम्स। हाइड्रोजन की अगर 10 वॉल्यूम्स होंगी जैसे कि इस क्वेश्चन में गिवन थी, तो फिर वाटर की कितनी वॉल्यूम्स बनेंगी, 10 इंटू 2/2, मतलब 10 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर shall be produced। Quite an easy one, isn't it? Obviously it is। So moving ahead to the next one, as you can see, देखने में लग रहा है कि क्वेश्चन काफी बड़ा है, देखते हैं कि वाकई इतनी कैलकुलेशन मांगेगा भी या नहीं। A welding fuel gas contains carbon and hydrogen only. Burning a small sample of it in oxygen gives 3.38 grams of carbon dioxide, 0.690 grams of water, and no other products. A volume of 10 liters measured at STP of this welding gas is found to weigh 11.6 grams. Calculate empirical formula, molar mass of the gas and molecular formula। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में कोई वेल्डिंग फ्यूल गैस है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। एक रफ अंदाजा अगर हम लगाने की कोशिश करें तो हम जानते हैं कि इथाइलिन या एसिटाइलिन जैसे जो हाइड्रोकार्बन्स होते थे, इथीन या इथाइन, तो वो वेल्डिंग के तौर पर यूज होते थे। ऑक्सी इथाइलिन या फिर ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम्स वहां पर होती थी, तो उसको बर्न कर रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पर तो पता नहीं कि भाई कौन सी गैस है, तो हम रफली यहाँ पर एक हाइड्रोकार्बन गैस अज्यूम कर लेते हैं, CXHY नाम दे देता हूं मैं उसे। बर्न हो रही है, तो प्रोड्यूस हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर।
साफ साफ लिखा है 3.38 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड बनी, 0.69 ग्राम वाटर बना और कोई और प्रोडक्ट नहीं बना। तो वॉल्यूम जो 10 लीटर है एट एसटीपी, उसका वेट है 11.6 ग्राम्स। ठीक है, हमें एम्पायरिकल फॉर्मूला निकालना है। सबसे पहले एम्पायरिकल फॉर्मूला, अगर हम थोड़े प्रीवियस लेक्चर्स की तरफ देखें तो एम्पायरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने आपसे कहा था कि परसेंटेज कंपोजिशन फिगर आउट कर लो। अब परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब यह हुआ कि आपको इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन कितने थे उनकी परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। अब वो कैसे निकालोगे? देखो यहां से निकाल सकते हो। कैसे? अगर कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम्स है तो इसके अंदर कार्बन कितना है? 12 ग्राम्स है। अब यहां पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है? 3.38 ग्राम्स। तो 3.38 ग्राम्स अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसके अंदर कितना कार्बन रहा होगा? 12 इंटू 3.38 अपॉन 44। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 0.9218 ग्राम्स। इतनी कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रोड्यूस हुई है 3.38 ग्राम्स, तो इसके अंदर अमाउंट ऑफ कार्बन कितना हो गया? 0.9218 ग्राम्स ऑफ कार्बन। ऐसे ही वाटर कितना प्रोड्यूस हुआ? 0.69 ग्राम्स। तो इसमें पता लगा सकते हैं कि हाइड्रोजन कितनी रही होगी। सेम पैटर्न की कैलकुलेशन यहां करूंगा, लेकिन हाइड्रोजन को फिगर आउट करने के लिए अगर हम कहें कि 18 ग्राम्स वाटर होता है तो उसमें हाइड्रोजन कितनी है? 2 ग्राम्स। लेकिन यहां पर वाटर कितना प्रोड्यूस हुआ है? 0.690 ग्राम्स वाटर। तो उसमें कितनी हाइड्रोजन होगी? ये हो जाएगी 2 इंटू 0.69 अपॉन 18। ये कितनी हो गई? ये हो गई 0.0767 ग्राम्स हाइड्रोजन। यहां तक पहुंचते पहुंचते हमें ये पता लग गया कि इस कार्बन डाइऑक्साइड में 3.38 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना है, और इस 0.69 ग्राम जीरो और इस 0.690 ग्राम्स वाटर में हाइड्रोजन कितने हैं। अच्छा, कार्बन और हाइड्रोजन ये जितने जितने आए हैं यहाँ पर, ये और ये, इनकी सप्लाई कहाँ से आई है? इनकी सप्लाई तो इसमें से ही आई है ना। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि इसका टोटल मास कितना होगा, क्योंकि कार्बन जो भी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर मौजूद था वो यहाँ से आया, हाइड्रोजन जो भी वाटर के अंदर मौजूद थी वो यहाँ से आई है। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि इसका मास कितना है। इसका मास हो गया टोटल 0.9218 प्लस 0.0767। कितना हो गया? ये हो गया 0.9985 ग्राम्स। अब हम इसमें पता लगा सकते हैं कि कार्बन की परसेंटेज क्या है और हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या है। परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे पता लगाएं? कार्बन का मास कितना है इसमें? 0.9218 अपॉन 0.9985 इंटू 100। तो कार्बन की परसेंटेज कितनी हो गई? 92.32% हो गई। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ये कितनी हो गई? 0.0767 अपॉन 0.9985 इंटू 100। ये हो गई 7.68%। हमें क्या चाहिए था एम्पायरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए? मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले आपसे? एम्पायरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें चाहिए परसेंटेज कंपोजिशन। एंड नाउ वी हैव द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन। परसेंटेज ऑफ कार्बन in it is 92.32 and percentage of hydrogen in it is 7.68%। तो अब हम ये कर सकते हैं, अगले पेज पर जाके हम वो टेबल बना सकते हैं जिसमें हम एलिमेंट, परसेंटेज कंपोजिशन, एटॉमिक मास, एटॉमिक रेशियो और सिंपलेस्ट रेशियो निकाल के अल्टीमेटली एम्पायरिकल फॉर्मूला फिगर आउट करते हैं। ठीक, तो यहां पर एलिमेंट कौन सा हो गया? कार्बन और हाइड्रोजन।
परसेंटेज कंपोजिशन क्या क्या है इनके? 92.32% एंड 7.68%। एटॉमिक मासेस क्या क्या हैं इनके? 12 और 1। इनका एटॉमिक रेशियो क्या हो जाएगा? 92.32/12 और 7.68/1। ये तो 7.68 ही हो गया, और ये कितना हो गया? 92.32/12, ये आ गया 7.69। अब 7.68 और 7.69 तो इक्वली हैं। इनमें से जो छोटा होता है उससे डिवाइड करते हैं नॉर्मली, तो दोनों ही बराबर हैं वैसे तो, सिंपलेस्ट रेशियो। तो 7.69/7.68 और 7.68 भी अपॉन 7.68, तो ये भी 1 और ये भी 1। सिंपलेस्ट रेशियो आपको देता है नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे आपका एम्पायरिकल फॉर्मूला आ गया कितना? एम्पायरिकल फॉर्मूला हो गया, कार्बन का भी एक एटम आ रहा है, हाइड्रोजन का भी एक आ रहा है, तो CH। तो ये आपका पहला आंसर निकल के आ गया। आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना था? एम्पायरिकल फॉर्मूला। एम्पायरिकल फॉर्मूला हमने पहले परसेंटेज कंपोजिशन फिगर आउट किया, जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उससे मासेस निकाले, अल्टीमेटली इस हाइड्रोकार्बन का मास निकाला, और फिर इस हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की रिलेटिव परसेंटेजेस निकाली। और ये परसेंटेजेस निकालने के बाद जब हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन आ गया, तो हमने उसको इस टैबुलर फॉर्म के थ्रू अल्टीमेटली एम्पायरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए यूज किया। अब सेकंड पार्ट में क्या रखा था उसके, मोलर मास निकालना है गैस का। इसमें मोल कॉन्सेप्ट यूज होगा। ये कह रहे हैं कि 10 लीटर वॉल्यूम जो है इस गैस की, उसका मास 11.6 ग्राम्स है, ठीक है। liters of this gas is having mass 11.6 grams at STP। आपको याद होगा कि STP पे किसी भी गैस का 1 मोल कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? किसी भी गैस का 1 मोल STP पर ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर। तो अगर आपने ये 22.4 लीटर का मास अगर निकाल दिया, तो एक तरह से आपने 1 मोल गैस का मास निकाल दिया। 1 मोल गैस का मास निकाला मतलब मोलर मास, और जो मोलर मास होता है वही तो मॉलिक्यूलर मास है। 22.4 लीटर गैस का अगर आप मास निकाल देंगे, तो आप एक तरह से मोलर मास निकाल देंगे, क्योंकि 22.4 लीटर कितने की वॉल्यूम होती है? 1 मोल की वॉल्यूम होती है। तो 1 मोल का मास मतलब मोलर मास, और जो मोलर मास है वही मॉलिक्यूलर मास है। तो 22.4 इंटू 11.6/10, हाउ मच? 25.984। क्योंकि हम मॉलिक्यूलर मास कह रहे हैं, देखिए मोलर मास था, मॉलिक्यूलर मास था, दे आर सेइंग मोलर मास, तो हम कहेंगे 25.984 ग्राम पर मोल। अगर मॉलिक्यूलर मास का होता तो हम यहाँ पे AMU लिखते यूनिट। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब थर्ड और फाइनल पार्ट में क्या करना है हमें? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करें? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखिए कभी भी अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हो तो उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं कि हम पहले n की वैल्यू निकालें। यहाँ पे n नंबर ऑफ मोल बिल्कुल नहीं है। n इक्वल टू होगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पायरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पायरिकल फॉर्मूला मास। अब मॉलिक्यूलर मास आपके पास ये एक तरह से अभी आया है, तो 25.984 अपॉन एम्पायरिकल फॉर्मूला मास। एम्पायरिकल फॉर्मूला अभी निकाला था CH, तो 12 + 1 13 हो गया। ये ऑलमोस्ट 26 है, तो ये वैल्यू आएगी 2। 13 2 टाइम्स 26 2 आएगी ऑलमोस्ट। जब आपके पास n की वैल्यू आ जाए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पायरिकल फॉर्मूला। ये सब मैंने अपनी प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं
उनमें ये काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है, आप वहाँ भी देख सकते हैं उनको, इनफैक्ट ज़रूर देखें आप प्रीवियस लेक्चर्स को। तो 2 इंटू एम्पायरिकल फॉर्मूला कितना था, CH, तो ये हो गया कितना, C2H2। देखिए जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में एक अंदाज़ा लगाकर बताया था कि ये हाइड्रोकार्बन गैस कौन सी रही होगी, कि ये जो वेल्डिंग फ्यूल गैस यूज़ हो रही है, कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें है, मैंने आपसे कहा था या तो ऑक्सी इथाइलिन टॉर्च यूज़ होती है वेल्डिंग के लिए या ऑक्सी एसिटाइलिन। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर C2H2 आया है इस हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसके एसिटाइलिन गैस इथाइन होने में कोई शक नहीं रह गया। इसका मतलब वो वेल्डिंग गैस जो इस क्वेश्चन में यूज होती हुई बताई है वो कोई और नहीं बल्कि खुद इथाइन या फिर एसिटाइलिन ही थी। चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में लिखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्वस HCl टू गिव CaCl2 एंड CO2 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। ये रिएक्शन हो गई, ठीक है। What mass of CaCO3 is required to react completely with 25 ml of 0.75 molar HCl? Molarity again. कितना मास चाहिए होगा CaCO3 का HCl के 0.75 मोलर सॉल्यूशन के 25 ml से रिएक्ट करने के लिए? देखिए यहां पर स्टोइकोमेट्री और कॉन्सेंट्रेशन मिक्स्ड है। अगर हम इस इक्वेशन को लिखें तो ये इक्वेशन हो गई CaCO3 जैसा कि ऊपर लिखा है प्लस 2HCl गिव्स यू CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2। आप देख रहे हो कि कैल्शियम कार्बोनेट और HCl से मतलब होना चाहिए आपको इस स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में, क्योंकि आखिर में आपसे पूछा क्या है कि CaCO3 का कितना मास चाहिए। HCl का यहाँ पर मास नहीं दिया इन्होंने, बल्कि HCl का कुछ अमाउंट बता दिया कि 25 ml 0.75 मोलर HCl है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को यूज करके पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि HCl का कितना मास है इसमें। तो उसको हम यहाँ इधर कर लेते हैं। मोलैरिटी सब जानते हैं इक्वल टू W/m' इंटू 1000/V होता है। तो 0.75 इक्वल टू W आप निकालने वाले हो, HCl का मोलर मास होगा 36.5 इंटू 1000/वॉल्यूम कितनी है, केवल 25 ml है। तो W इक्वल टू हो गया 0.75 इंटू 36.5 इंटू 25/1000। तो ये W कितना आ गया, ये आ गया 0.684 ग्राम्स, ठीक है। तो HCl के इतने अमाउंट में, इतनी वॉल्यूम में 0.75 मोलर HCl में HCl का इतना मास है। अब आ जाते हैं हम इसके स्टोइकोमेट्रिक पार्ट पर। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास होता है 100। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने के लिए HCl के 2 मोल है यहाँ पे। 1 मोल का मास 36.5 है, 2 मोल का हो गया 73 ग्राम्स। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने के लिए 73 ग्राम्स HCl चाहिए। तो फिर कितना मास चाहिए होगा 0.684 ग्राम्स के साथ रिएक्ट करने के लिए, वो निकाल लो। कितना हो गया 100 इंटू 0.684/73, ये कितना आ जाएगा, ये चाहिए होगा 0.9369 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड। ये काय के लिए रिक्वायर्ड है, टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 25 ml of 0.75 molar HCl. Moving ahead to the next question. Which is the final question in today's session, and that is chlorine is prepared in lab by treating manganese dioxide with aqueous hydrochloric acid according to the reaction. पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, उसमें भी एक स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन दे रखी थी, यहाँ पर भी एक स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन का अंदेशा हो रहा है। यहाँ पर भी इक्वेशन गिवन है
और यहाँ पर भी ये पूछा है कि कितने ग्राम्स रिक्वायर्ड है एक सब्सटेंस का, जो कि यहाँ पर है HCl, टू रिएक्ट विद 5 ग्राम्स ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। मैंगनीज डाइऑक्साइड के 5 ग्राम से रिएक्ट करने के लिए HCl के कितने ग्राम्स चाहिए। ये वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के मुकाबले ज्यादा डायरेक्ट है। यहाँ पर सीधे सीधे मैंगनीज डाइऑक्साइड का मास देकर आपसे पूछा है कि HCl का कितना मास चाहिए, कितने ग्राम्स चाहिए रिएक्ट करने के लिए। तो इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। 4HCl plus MnO2 gives you 2H2O plus MnCl2 plus Cl2। तो 4HCl का मतलब क्या हुआ, कितने ग्राम्स हो गए। 1 मोल का मास 36.5, तो 4 मोल का मास हो जाएगा 146 ग्राम्स। मैंगनीज का एटॉमिक मास है 55 और ऑक्सीजन का है 16, तो मैंगनीज डाइऑक्साइड का मोलर मास हो जाएगा 55 प्लस 32 मेकिंग इट 87 ग्राम्स। तो 146 ग्राम्स अगर HCl है तो उसके साथ रिएक्ट करने के लिए 87 ग्राम्स मैंगनीज डाइऑक्साइड है। ये कह रहे हैं कि अगर 5 ग्राम्स मैंगनीज डाइऑक्साइड होता तो HCl के कितने ग्राम चाहिए, कितने होगा ये 146 into 5 divided by 87, and this is gonna be 8.39 grams HCl required to react with 5 grams of manganese dioxide. So boys and girls, this marks the end of today's session, in which we discussed some quality questions from the NCERT chapter 1, some basic concepts of chemistry. And in the forthcoming days, we are surely going to do a worksheet covering questions from the previous years of the NEET and the IIT scope. And in the next lecture, probably I'm going to start off with the second chapter, and that is the structure of atom, and that is a very interesting chapter in itself. So stay tuned. For now, I am D Series signing off. Do subscribe to our channel, the NEET IIT Adda. Thank you. That's it.